की शादी की तारीख रख दी और अब मेरे देवर की शादी हो चुकी है और वह बहुत मेरी साथ मालकिन थी, कोई मुझसे मसाज करवाती, कोई कपड़े धुलवाती। मालिक देखता तो कंधे पर थपकी देकर शाबाशी देता, मैं भी काम में जुड़ जाता। लेकिन एक रात मालिक जरूरी काम से चला गया तो उस रात सातों मालकिन को जब मैंने बारी बारी, रवि कहाँ हो तुम, जल्दी से मेरा पराठा बना कर लाओ, भूख लग रही है। मुझे मालकिन नंबर 3 ने आवाज़ दी थी। मैं इस वक्त मालकिन नंबर 4 के लिए आमलेट बना रहा था। मेरा मालिक एक अय्याश किस्म का इंसान था। उसने अपने घर में 7 लड़कियां अपनी अय्याशी के लिए रखी थी जिनकी सेवा पर मुझे रखा हुआ था। वह बहुत अमीर इंसान था लेकिन शादी नहीं करता था। इस बंगले के नीचे के पोर्शन में 7 कमरे बने हुए थे और 7 कमरों में उस कम उम्र की लड़कियां रहती थी और सभी बेहद खूबसूरत थी। मतलब ये था कि इस वक्त घर के अंदर एक में ही नौकर था और मैं इस घर के बारे में सुन रखा था कि वह सब लड़कियां बेहद चालाक हैं, किसी भी नौकर को टिकने नहीं देती थी। जो भी नौकर आता था वह उसे इस कदर परेशान करती थी, वह 2 से 4 दिन में ही भाग जाता था। मैं मजबूर था। घर में 2 जवान बहनें थी और माँ ने कहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे नौकरी हर सूरत पर करनी है, क्योंकि बड़ी बहन का रिश्ता तय हो चुका था और कुछ महीने में मुझे उसका पूरा दहेज तैयार करना था। जब मुझे उस घर में से नौकरी की ऑफर आई और तनख्वाह भी अच्छी खासी थी तो मैंने फौरन से हामी भर ली थी। लेकिन जैसे ही मैंने सारी बातें करके घर से बाहर निकला तो मुझे एक आदमी नजर आया जो उसी बंगले के अंदर दाखिल हो रहा था। मुझे देखकर कहने लगा कि तुम इस घर में काम करने आए हो। मैंने कहा जी हाँ। मेरी बात सुनकर पहले तो उस आदमी ने मुझे ध्यान से देखा, फिर अपने कानों को हाथ लगाने लगा, कहने लगा ऊपर वाले की पनाह है इस घर में मालकिनों से। अरे मुझे देखो, मैंने बस 8 दिन उस घर में काम किया है और अब अपनी तनख्वाह लेने आ रहा हूँ। ये लड़कियां नहीं आफत की पुड़िया हैं। ये सुनकर मैं पहले तो कुछ डर का शिकार हुआ था, लेकिन फिर माँ की बात दिमाग में आई तो इस शख्स की बात पर मैं कान नहीं जमाए। अगले ही दिन मैंने पहली बार काम पर गया तो उन कम उम्र हसीनाओं को देखकर तो मैं अपनी आंखें झपकना भूल गया था। मेरे लिए फैसला करना मुश्किल हो गया था कि उनमें से कौन सी ज़्यादा हसीन है, लेकिन वह सभी बहुत ही हसीन और कमाल की थी। मैं भी उन दिनों जवानी के इस दौर पर था कि मुझे अपने अंदर बेचैनी ज़्यादा ही महसूस होती थी। कुछ में सुख मिजाज भी था और देखने में भी नौकर कम ही लगता था। मुझे मीठी मीठी बातें करनी भी आती थी, इसलिए अपनी 7 मालकिनों को बेवकूफ़ बनाना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था। चंद दिनों में ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि तमाम लड़कियां आपस में बिल्कुल एकता करके रहती हैं और नौकरों की छुट्टी करवा देती हैं। अभी तो मेरे सब्र का इम्तिहान था कि मुझे उन सब की बदतमीजी को बर्दाश्त करना था, ताकि जब वह मुझ पर भरोसा करने लगे तब मैं उन सबको एक दूसरे के खिलाफ करता। तभी मैं यहाँ पर देर तक काम कर सकता था, वरना वह सब मिलकर मुझे भी निकलवा देती। उनका दिल जीतने के लिए मैं भाग भाग कर उनके काम करता, मगर उन सब की नई नई फरमाइशों ने मेरी जान आफत में डाली थी। सुबह नाश्ते पर ही मेरा दिमाग चाट चुकी थी। एक को आमलेट खाना था, दूसरी को कुछ और, तीसरी मुझे पराठा और अचार के लिए कह गई थी तो दूसरी फ्रेश जूस का। इस तरह 7 की अलग अलग फरमाइश थी। मैं तो सुनकर ही चौंक कर रह गया था, लेकिन यह था कि मैं काम में बहुत तेज था। मैंने झटपट सबके नाश्ते बनाए और टेबल पर लगा दिए। मेरे तेज काम करने पर वह 7 के हैरत से मुंह खुला देख रही थी। मैं जल्दी से उनका नाश्ता टेबल पर लगा दिया था और फिर मैंने कहा कि और कुछ चाहिए तो बता देना। नाश्ते के दौरान उनके दूसरे ऑर्डर जारी हुए थे। सब कहने लगी कि हमारे कमरों की सफाई अच्छी तरीके से करना और दोपहर में भी हर एक का अलग अलग मेन्यू था। मैं काम में बहुत तेज था, फटाफट से सारे काम कर लेता था, क्योंकि बचपन से मैंने लोगों के घरों में नौकरी की थी। दोपहर की खाने में भी जब सब ने अपनी पसंद की चीज़ देखी तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगी, क्योंकि मैंने उनके पास शिकायत का कोई
मौका नहीं छोड़ा था। उनमें से एक कहने लगी कि ऐसा करो, मेरे कमरे में आओ, मेरे कपड़े धुल दो। मैं उसके कमरे में चला गया था, साथ साथ उसके कपड़े धोता रहा, साथ साथ उसके हुस्न के अंदाज भी पढ़ता रहा। आपसे ज़्यादा हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, आप बहुत अच्छी हैं, वगैरह वगैरह। जिस मालकिन के कमरे में मैं जाता उसकी तारीफ़ें शुरू कर देता, वह खुश हो जाती। जब मेरे मालिक ने देखा कि उसकी सब बीवियां मुझसे राज़ी रहने लगी हैं तो मेरा कंधा थपथपा के मुझे शाबाशी देने लगा, कहने लगा कि तुमने बड़ी समझदारी दिखाई है। मालिक ने मुझे ये कहा था कि मैं उनके पीछे से उन लड़कियों को राज़ी रखूं। अब मैं ये करता कि जब भी किसी मालकिन के काम से उसके कमरे में जाता तो उसके कान दूसरे मालकिन के खिलाफ भरने लगता। लेकिन एक बार जो कुछ 7वें नंबर की मालकिन ने मुझसे कहा, मैं तो हिल के रह गया था। वह मुझसे कहने लगी कि रवि, मेरे सर का मसाज कर दो। यह सुनकर तो मैं कुछ हैरत का शिकार हुआ था कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। वह कहने लगी, जल्दी आओ मेरे कमरे में, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं नहीं जानता था कि मालकिन के कमरे में जाकर मेरी जिंदगी में यह तूफान आएगा। मैं तेल की शीशी उठाई और उस लड़की के कमरे में चला गया। उसने जब अपने हसीन बालों का जूड़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। खुले बालों में वह लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वह चुप चुप सी थी। मैंने पहले तो खुद को झटका, फिर खुद को ही ये याद करवाया कि मैं नौकर हूँ, मुझे अपने हद में रहना चाहिए। अब मैं मालकिन के सर की मालिश करनी शुरू की और साथ ही बातें करनी शुरू कर दी, जो कि हर लड़की सुनना चाहती है, जो मैं सब लड़कियों को राजी रखने के लिए करता था। मैंने कहा, मालकिन सच पूछो तो 7 मालकिनों में से आपकी बात ही और है। क्या लंबे घने बाल हैं आपके? सच पूछो तो आपकी आंखें भी बड़ी हसीन हैं और रंगत कैसी सुर्ख सफ़ेद है। हकीकत ये थी कि वह 7 की 7 मालकिन अपनी खूबसूरती में एक मिसाल रखती थी, लेकिन मुझे उनमें फूट डलवानी थी। मेरी तारीफ सुनकर उसका लहजा तो बहुत नरम हो गया था। मैं समझ गया था कि वह तारीफ से पिघल गई है। मैंने कहा, ऊपर वाला झूठ ना बुलवाए मालकिन, लेकिन आपको देखकर तो मैं अपनी आंखें झपकना ही भूल गया था। सर की मालिश के साथ मैं उसके दिल में अपनी जगह भी बनाने की कोशिश कर रहा था। कहने लगी, मेरा सारा हुस्न बेकार है। तुम्हें क्या मालूम कि मेरा हुस्न मेरे लिए किस कदर तकलीफ का सबक बन चुका है। उसका लहजा बेहद उदास और भीगा हुआ था। मैंने कुछ हद तक डरते उससे एक सवाल किया था। मैंने कहा कि मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब आपको ये सब बुरा लगता है तो आप यहाँ पर आई कैसे? ये एक ऐसा सवाल था जिसे करने से मुझे मेरी मालिक ने सख्ती से मना किया था, लेकिन लड़की के नम आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि बेझिझक पूछ लिया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर उदासी सी छा गई थी। कहने लगी, बुरी किस्मत बताकर नहीं आती है, कहकर उसने ठंडी आह भरी थी। जिस चीज ने मुझे हैरान किया, उसकी आंखों में झलकते आंसू थे। एकदम से उसने मेरा हाथ अपने बालों से पीछे कर दिया। कहने लगी, बस जाओ यहाँ से। मैंने देखा वह दुपट्टे से अपनी आंखें पोंछ रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल को धक्का सा लगा था। आज रात मालिक को इसी के कमरे में जाना था। वह सुबह से बेचैन थी। रात को मैंने देखा तो 7 लड़कियों में बस एक वही तैयार थी, लेकिन बड़ी चुप और खामोश थी। यहाँ आए मुझे बस कुछ दिन हुए थे। मालिक के आने से पहले मैंने देखा कि वे सब लड़कियां उस लड़की को तसल्ली दे रही थी। उन सब लड़कियों के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मसला क्या है। सुबह तक तो बड़ी खुश और चंचल चिड़िया की तरह चहक रही थी। उन सब के उदास चेहरे देखकर मैं कुछ तज्जुब का शिकार हुआ था। रात को मैं अपने क्वार्टर में जाकर सोता था, लेकिन आज न जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उस मालकिन के बारे में सोचता रहा कि न जाने किस वजह से वह यहाँ आकर फंस गई थी, क्योंकि जिस तरह वह मालिक के आने से परेशान थी, वह यकीनन ऐसे पाप से खुश नहीं थी। इसके बारे में सोचते सोचते मैं सो चुका था। न जाने रात का कौन सा वक्त था कि मुझे नींद आ गई थी। सुबह जब किचन में आया तो वही मालकिन सिसकियां से रो रही थी। मेरी तरफ उसकी निगाह गई थी। मेरा दिल बेहद उदास था। न जाने वह क्यों रो रही थी, लेकिन मैं पूछ नहीं सकता था। लेकिन मुझे दुख हो रहा था। जैसे ही वह उदासी से मेरी तरफ
पलटी तो उसके चेहरे को देखकर मेरा दिल ही धड़कना भूल गया था। मेरी रंगत उसके चेहरे को देखकर फीकी सी पड़ गई थी। वह मुझे अपने रूबरू देखकर फौरन वहां से बाहर निकल गई। मैं तो यूं था कि जैसे पत्थर का हो चुका था। उसका चेहरा रात उसके साथ किए गए सारे जुल्म की कहानी बता रहा था, जैसे जलती सिगरेट उसके चेहरे पर बुझाई गई हो। मेरा दिल यूं था कि सीने में धड़कना ही भूल गया था। मैं नहीं जानता था कि मालिक ऐसा आदमी भी हो सकता है। मुझे अपने मालिक से नफरत सी महसूस हुई थी। मैं जो पहले ये इरादा किए हुए था, इन सब मालकिन के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत की जज्बात पैदा करूंगा और जब वह एक दूसरे से लड़ेंगी तो मैं तमाशा देखूंगा। लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल चुका था। वह लड़कियां मुझे बेबस और मजबूर लग रही थी। फिर मैंने ये नोट करना शुरू कर दिया, वह मालिक जब भी किसी लड़की के कमरे में जाता, सुबह में लड़की सिसकियां से रो रही होती। मैं एक बार किचन में काम कर रहा था कि जब मुझे बाहर लड़ने और झगड़ने की आवाज़ आई। मालिक न जाने किस बात पर उस लड़की पर भड़क रहे थे, जिसके चेहरे पर मैंने जख्म का निशान देखा था। बखुद ही मेरे कदम किचन से बाहर की तरफ उठने लगे। हालांकि मालिक ने मुझे कहा था कि तुम हमारे घर के मामले को ना देखोगे, ना सुनोगे और ना ही बीच में आने की कोशिश करोगे। मैंने देखा कि मालिक उस 7वें नंबर वाली मालकिन से झगड़ा कर रहा था। कहने लगा, सारा किया धरा बेकार हो गया। तुम्हारी वजह से लड़कियों में भी बगावत पैदा हो रही है कि मेरे सामने जुबान चलने लगी है। जब तक तुम नहीं थी, उन 6 लड़कियों की इतनी भी हिम्मत ना थी कि मेरे सामने उफ भी कर जाएं। लेकिन वह मालिक से डरने की बजाय उसकी आंखों में आंखें डाल खड़ी थी। जो कुछ उसकी आंखों में था, लग रहा था कि जैसे मालिक के साथ ना जाने क्या कर गुजरेगी। उस लड़की की आंखों के गुस्से को देखकर तो मैं भी डर सा गया था। मालिक कहने लगा, अपनी नजरें नीचे करो वरना तुम्हारा वो हशर करूंगा कि नजर उठाने की भी काबिल नहीं रहोगी। लेकिन वह बिल्कुल निडर खड़ी थी। जब उसने अपनी नजर नहीं झुकाई तो मालिक ने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। फिर उसकी बाजू पकड़कर उसे घसीटता हुआ कमरे में लेकर जाने लगा। कहने लगा, आज तेरा वो हाल करूंगा कि सुबह तक तू अपना चेहरा भी पहचान ना पाएगी। ये सुनते ही सारी लड़कियां मालिक के पाँव में पड़ गईं। कहने लगी, इसे कुछ मत कहना, तुम्हें जो कुछ कहना है हमें कह दो, इसे माफ कर दो। हम आज से तुम्हारी कोई बात नहीं टालेंगे। यह सब मैंने पहली बार देखा था। मेरा तो दिल दहल कर रह गया था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, मुझ पर और भी बहुत से राज खुलने लगे। एक बार मैं लॉन से बाहर निकला था कि पौधा और बाग को पानी दे सकूं, तो वह 7वें नंबर की मालकिन बाग में बैठी रो रही थी। उससे बातें कर रही थी। कह रही थी कि ऊपर वाले मेरी ये सजा खत्म कर दे। मैं इस आदमी के साथ एक लम्हा भी गुजारना नहीं चाहती। ये सुनकर मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी के जज्बात बनने लगे थे। वह कहने लगी, मैं बेहद मजबूर होकर घर से निकली थी। ये तो तू भी जानता है, अपनी बूढ़ी माँ को बचाने चाहती थी, इसलिए इस आदमी की मदद मांग बैठी थी। लेकिन जो कुछ उसने मेरी माँ के इलाज के बदले में मांगा था वह एक गुनाह की जिंदगी थी। लेकिन मेरे पास कोई और भी रास्ता नहीं था। मर्द कभी भी बिना किसी मकसद की औरत पर एहसान नहीं करता। इसकी मदद बिना वह नहीं करता। जो हरजाना वह उससे मांगता है वह उसकी इज्जत होती है। जिस माँ के खातिर मैंने इस आदमी के हाथों खुद को बेच दिया था, वह तो फिर भी मर गई। बीमारी से ना, मेरी बर्बादी को सुनकर मर गई। लेकिन मैं इस चीज की सजा अब तक भुगत रही हूँ। वह लड़की सिसकियों के साथ रोते हुए उससे कह रही थी, जिसे सुनकर मैं भी दुखी हो गया था। मैं समझ गया था कि वह किसी मजबूरी के तहत इस जालिम मालिक के हाथ चढ़ी है। बाकी 6 लड़कियां भी ऐसे ही इसी मजबूरी के साथ यहाँ आई थी। मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गया था। मेरा मालिक बहुत ही घटिया और कमीना किस्म का इंसान था। मैंने देखा अक्सर लड़कियों पर मारपीट भी करता था और कहता था कि तुम लोग मेरी गुलाम हो, मैं चाहूँ तुम लोगों के साथ कुछ भी करूँ, मुझे कोई भी पूछने वाला नहीं है। ये देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता था। फिर मेरी बहन की शादी भी करीब आ गई थी। मालिक ने मुझे अच्छी खासी रकम दी थी। मैंने जब छुट्टी मांगी तो कहने लगा, बस 1 दिन से ज़्यादा की छुट्टी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि तुम एक अच्छे नौकर हो जिसे ये लड़कियां बर्दाश्त कर लेती हैं। मैं बस अपनी बहन की शादी के दिन की छुट्टी ली थी। जैसे बहन विदा हो गई, अगली सुबह मैं नौकरी पर चला गया था। हालांकि मेरी माँ मुझे कहती रही कि 2 दिन और
रुक जाओ। मैंने कहा कि माँ, नौकरी का सवाल है, अगर मैंने छुट्टी की तो नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, फिर आप क्या करेंगी? मैं एक गरीब फैमिली से था, इसलिए उन लड़कियों की मजबूरी को भी अच्छी तरह से समझ सकता था कि पैसा ना होने की वजह से इंसान क्या क्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। जिस दिन मैं घर पहुंचा, मालिक कहने लगा कि वह सुबह ही दूसरे शहर जा रहा है, वह 3 दिन बाद ही वापस लौटेगा। साथ ही फोन पर किसी से बात कर रहा था। लड़कियों की कीमत लाखों में लूंगा, बस 4 दिन बाद मैं शहर से वापस आऊंगा तो उन्हें दुबई भेजने की तैयारी भी कर लूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि उन लोगों से क्या काम लिया जाएगा, वैसे भी ये हर चीज की आदी हो चुकी हैं। ये कहते हुए वे अपना बैग पकड़ते बाहर निकल गया और मैं तो यूं था कि मेरे कानों में सीटियां बजना शुरू होने लगी थी। अब तक वह आदमी लड़कियों के साथ कुछ जुल्म कर रहा था और अब उन्हें दुबई भेजना चाहता था। मालिक के जाते ही मैंने बारी बारी से मालकिनों के कमरों के दरवाजे पर खटखटाना शुरू कर दिया। वह सब भी कमरों से बाहर आई। मालिक के इरादे से मैंने उन्हें आगाह किया तो वह सब भी परेशान हो गई। चौकीदार मालिक का खास बंदा था। मैंने उसके खाने में नशे की दवाई डाल दी। खाना खाते ही वो गहरी नींद वहीं कुर्सी पर ही सो गया। जब रात गहरी हुई तो मैंने सब लड़कियों को लिया और इस घर से भाग गया, लेकिन वह सभी परेशान मुझसे कहने लगी कि वह जाएंगी कहाँ, उनके घर वाले तो उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने उन सबको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, फिर वापस घर पर आ गया। सुबह मैंने ये शोर मचाया कि तमाम लड़कियों ने नौकरों को नशे की दवाई देकर सुला दिया और खुद भाग गई। जिस तरह का मैंने रोना धोना मचाया था, मुझ पर किसी को भी शक न हुआ। ये सुनकर मालिक भी उसी दिन वापसी के लिए रवाना हो गए, लेकिन ऊपर वाले की करनी ये हुई कि उनकी गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया और वह मौके पर ही मर गया। जब मुझे खबर मिली तो मैंने ऊपर वाले का शुक्र किया था। मैं सारी लड़कियों को वापस ले आया था। अब इस महल में वो लड़कियां आजाद तौर पर सुकून और इज्जत की जिंदगी गुजारने लगी थी। एक बार मैंने 7वें नंबर वाली मालकिन से शादी की ख्वाहिश रखी, वह भी मान गई थी। शादी के बाद मैं उसे अपने घर ले गया। मेरे साथ वह बहुत खुश रहने लगी और बहुत ही खुशी की जिंदगी गुजर रही थी। हम दोनों बहुत